ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स मेरे माइंड में था कि आपको एक बार करवा दूं। ठीक है, दिया हुआ है आप लोगों को असाइनमेंट, वैसे तो टेबल फॉर्म बनानी है इसके कंपैरिजन की। 3 मटेरियल है। इस जो पावर प्रेजेंटेशन है यहाँ पर आपके पास 64 स्लाइड्स हैं, बट हमारे जो है वो 3 ही मटेरियल हैं इसके अंदर। आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल टर्म्स हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने डिफाइन भी करी हुई इन चीजों को। तो अगर आप देखते हो कि जो मेरे पास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फर्स्ट टर्म। तो सिंपल डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, इट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन produced in the sample to the magnetic field intensity which produces magnetization. It has no units. ठीक है, तो आपके पास जो काई है, काई इज इक्वल टू एम अपॉन एच। एम क्या है यहाँ पर आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। मैग्नेटाइजेशन सेम वही चीज है कि वो प्रोसेस है एक किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। देन रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी produced in a material to the flux density produced in a vacuum by the same magnetizing force. मीन टू से दैट जो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी है आपके पास म्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया है आपका बी अपॉन बी नॉट, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गई है, रिलेटिव परमिटिविटी आ गई है। हमारा जो दूसरा होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट जो होता है वो भी आपका एक रेशियो है, वो भी रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करता है। और यहाँ पर हमने जो दिया है वो फ्लक्स डेंसिटी बी की फॉर्म में जो इनका रेशियो डिफाइन किया है। तो जो आपका एक किसी मटेरियल का जो फ्लक्स डेंसिटी होता है और एक जो फ्री स्पेस का जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है यूनिट इसकी वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल, यू नो दैट कि आपका क्या आ जाता है, फाई इज इक्वल टू क्या आता है, बी ए कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई, अगर फाई को हम 0 लेते हैं तो जो एंगल आता है वो 90 डिग्री का आता है, राइट। आपका किस किस का, जो फ्लक्स का और जो एरिया का, जो जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया का एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या रह जाता है कि फाई इज इक्वल टू बी ए रह जाता है। यहाँ पे कॉस फाई हमारा कैंसिल हो जाता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो गया बा, बी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मैग्नेटो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसी प्रकार से मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक करंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। परमेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ओरिजिन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल। तो इसके अंदर क्या आता है, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिज्म। आपको बताया हुआ है कि जो स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसके लिए होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए होता है, और जो मूविंग जो चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मैग्नेटिज्म के लिए। तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो 3 तरीके से है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर स्पिन आता है, जिसका बहुत ही जो आपका क्या कहते हैं एक वीक इफेक्ट आता है। आफ्टर दैट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, राइट। तो एक तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। दूसरा हमारा पे क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल मोशन देते हैं। और आपके जो है न्यूक्लियस है उसके चारों ओर, एक तो वो मोशन देते हैं ऑर्बिटल मोशन, और साथ के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नेट मैग्नेटिक मोमेंट।
और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो ओरिजिन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल देखिए आप, ऑर्बिटल स्पिन तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो करता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है। न्यूक्लियस स्पिन क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन होती है, उसके साथ क्या करता है, न्यूक्लियस भी जो अपना एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, रोटेशन करता है, स्पिन करता है। और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन पर, लाइक एज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो क्या करती है वो, उसकी ऑर्बिटल मोशन है, और खुद के जो पोल पे क्या करती है, रोटेट करती है, तो वो अर्थ की स्पिन है। सेम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होती है, और अपने जो पोल है जहाँ अपना एक्सिस है उसके अराउंड क्या होता है, स्पिन करता है। इस कारण से हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे जो सिलेबस के अंदर ये 3 है, वैसे हमारे 5 मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट इज excuse me, first is diamagnetic material which lack permanent dipoles are called diamagnetic। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाते हैं जिनके बीच में क्या होता है, लैक परमानेंट डायपोल मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है, डायपोल जो होते हैं, परमानेंट डायपोल होते हैं, वो नहीं होते, और ये हमेशा क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, राइट। आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इफ द परमानेंट डायपोल डू नॉट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स देन मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। कहने का मतलब क्या है कि इसको जब हम क्या रखते हैं, आपका जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इन मटेरियल्स को, तो क्या करते हैं, ये फील्ड के डायरेक्शन के अंदर ही, फील्ड की डायरेक्शन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अंदर ही क्या करते हैं, एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उस फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं, राइट। बट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, एक लूजली अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। सेकंड हमारे पास क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, इफ द इंटरेक्शन अमंग परमानेंट डायपोल इज स्ट्रांग सच दैट ऑल डायपोल लाइन अप इन पैरेलल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे डायपोल क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पैरेलली क्या हो जाते हैं, आपके अलाइन हो जाते हैं। आगे डायग्राम आएगा उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शायद। और जो फोर्थ और फिफ्थ है वो आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक है और फेरी मैग्नेटिक है। ठीक है, हमारे 3 ही है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और श्योर है आपका जो सीबीएसई का एग्जाम है उसके अंदर इन तीनों जो आपके टॉपिक हैं, तीनों मटेरियल्स हैं, इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा, तीनों में से आपका क्वेश्चन आएगा। अब हम इन्हें ब्रीफली 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करते हैं, हमारा जो मटेरियल्स हैं। फर्स्ट मटेरियल हमारे पास क्या आ जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, ये आपके मैग्नेटाइज होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्यों होते हैं, क्योंकि नो परमानेंट डायपोल आर प्रेजेंट, सो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका जो क्या होगा, वो 0 होता है। डायपोल आर इंड्यूस्ड इन अ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक मटेरियल। Dipoles are induced in the material in presence of external magnetic field। फिर क्या है, द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स 0 ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जैसे हम इस पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये डायपोल इंड्यूस होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, राइट। और क्या हो जाता है, और जैसे ही हम इसे मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसको हटा देते हैं, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब मैग्नेटाइज नहीं रहते। फिर क्या आता है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल इन दीज सब्सटेंसेस टेंड टू अलाइन इन अपोजिशन टू द अप्लाइड फील्ड। ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है कि जो आपके जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो आपका मैग्नेटिक डायपोल होता है वो हमेशा किससे, जो अलाइनमेंट होता है जो डायपोल्स का, वो किसमें होता है, हमेशा अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Hence they produce an internal magnetic field that opposes the applied field and the substances tends to repel the external field around it। तो क्या होगा इसके अंदर, अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हुए हैं तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, आपके एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा अप्लाइड फील्ड का।
दिस रिड्यूसेस मैग्नेटिक इंडक्शन इन द स्पेसिमेन। जो आपके पास सब्सटेंस है उसका जो पीस दिया हुआ है आपको, उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी स्ट्रक्चर आ गई है। इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये मेरे पास क्या है, एक स्पेसिमेन है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही इस पर मैंने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इसके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई डायपोल अलाइनमेंट नहीं हो रही, और नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। और जैसे ही सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन के अंदर, तो सारे के सारे जो डायपोल है वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो क्या आ जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होने का मतलब क्या है, आपकी जो काई है, काई क्या होता है, m/h होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, h लार्ज होता है और m वेरी स्मॉल होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन बहुत ही स्मॉल होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1। ठीक है। जो आपके क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं, जब भी आप कंपैरिजन करोगे सारे पॉइंट्स उसमें लिखोगे आप, तो म्यू आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स, बट सिंस इट इज सो वीक इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म आर टोटली एब्सेंट। अगर इसके साथ दूसरे मैग्नेटिज्म है, यहाँ पर आपके पैरामैग्नेटिज्म है चाहे फेरोमैग्नेटिज्म है, तो उनकी प्रेजेंस के अंदर हम इससे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास, गोल्ड है, वाटर है, मर्करी है, आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयंस लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड देयर सॉल्ट्स, डायटम्स लाइक H2N2 O2 एटसेट्रा। राइट। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। डायमैग्नेटिक जो आपकी इसके अंदर हम देखते हैं, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो किस प्रकार से इनका बिहेवियर होता है। राइट। तो क्या होगा इसके अंदर, आपको पता है कि एक्सटर्नल फील्ड की लाइंस हैं, जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइंस हैं जो सारी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हैं, और बीच में हमने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल जो कंडक्टर होते हैं तो लाइंस क्या करती है, उसमें से पास होती हैं मैग्नेटिक, आपका जो भी नॉर्मल आप अगर कंडक्टर इसके अंदर रख देते हो तो उसके अंदर क्या होती हैं, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्या होती हैं, इसमें से पास होती हैं, और जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब आपको पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होती हैं, जो लाइंस है मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो क्या होगी, इसके बाहर की साइड होगी। राइट। अंदर, और इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या लिखा, दे रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिहेवियर इन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल शोन हियर। आपने ये देख लिया है। नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी आती है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या है कि अगर मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। राइट। मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर मैं क्या रखा हुआ है, एक मेरा मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया मैंने, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इस प्रकार से मैंने रखा हुआ है। राइट। एक बाउल है, बाउल के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ पाउडर है, जहाँ फिलिंग कह सकता हूँ किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो रखी हुई है इस प्रकार से। जैसे इसमें रखा, तो जो मेरा मटेरियल है वो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी से, जहां पर एक्सटर्नल हाई इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, हाई इंटेंसिटी है, वहां से रिपेल होके कहाँ पे हो जाएगा सारा, आपका यहाँ पर लोअर है, इस जगह पर क्या है, लोअर इंटेंसिटी है, यहाँ पर हाई इंटेंसिटी है, तो यहाँ से रिपेल होके ये मटेरियल इस प्रकार से आपका बिहेवियर शो करेगा, जरूर रिपेल हो जाएगा। क्लियर डायमैग्नेटिक मटेरियल आपको। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो आपका आ जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। राइट। तो
तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या आ जाता है, इफ द ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड और स्पिन नॉट बैलेंस्ड एंड ओवरऑल स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट में एग्जिस्ट। देखो पिछला जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल था उसके अंदर जो आपके ऑर्बिट थे वो क्या थे, कंप्लीटली फिल थे, और क्या हो रहा था उसके अंदर जो स्पिन था वो कंप्लीटली बैलेंस था, तो उसके अंदर जो नेट जो आपका डायपोल मूवमेंट था वो क्या था, जीरो था। बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या कंडीशन आ गई है, इफ द ऑर्बिटल ऑर्बिट्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड और स्पिन्स आर नॉट बैलेंस्ड, तो इसका मतलब क्या है कि एक नेट एक स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट उसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं होगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल होंगे वो क्या होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एंड दस रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सच मटेरियल्स गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, वेरी मतलब फीबली, वेरी आपका क्या कहते हैं, एक आप कह सकते हो वीकली इसके अंदर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सच मटेरियल्स गेट फेबली मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the materials allow few magnetic lines of force to pass through it। डायमैग्नेटिक के अंदर वो पास नहीं करने देते, बट यहाँ पर क्या होती हैं, थोड़ी सी पास होती हैं। द मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स एज सुन एज एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। मतलब क्या है, ये मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, बट जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सच मटेरियल वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी एंड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फील्ड एंड टेम्परेचर। तो जो मैग्नेटाइजेशन है आपका, जो आपका क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है क्योंकि वो वहीं पे होता है, और साथ ही साथ क्या करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और ये आपका रिलेशन दिया गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का। इसके अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मीन टू दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है उसके मैग्नेटाइजेशन होने का बिहेवियर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, यही उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन टू से दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब क्या है आपका, M/H लो होगा। मीन टू से दैट अगर हम H को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी कम हो जाएगा। मीन टू से दैट मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है। द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड अप्लाइड फील्ड। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है आपकी, μr इज ग्रेटर देन 1 होता है। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो ससेप्टिबिलिटी है हमारी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आपके कंपैरिजन उसमें आप करोगे। अब आप इसके अंदर देखो कि जो आपका जो डायग्राम दिया गया है मैग्नेटिक मटेरियल का, एक तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अंदर हमारे क्या होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आउटर साइड से पास होती हैं, राइट। नॉर्मल कंडक्टर के अंदर तो आपको पता है कि इस प्रकार से लाइंस पास होंगी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट यहाँ पर जो मेरे पास क्या आ जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, कुछ लाइंस इसमें से पास होंगी और इसके अंदर इसकी ओर अट्रैक्ट होंगी, राइट। क्योंकि अट्रैक्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा आउटर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर डायग्राम से हम इसे समझे कि जब मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो भी इसके अगर आप डायपोल की डायरेक्शंस देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डायपोल है, ठीक है। सारे जो डायपोल हैं इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर रोटेट हो रहे हैं, और जिसके कारण इसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही हमने इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो गया कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हुए, इसकी डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गए, जिसके कारण से जो आपका एक आपका नेट डायपोल मूवमेंट और भी ज्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया, तो इस कारण से ये मैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है वो मेरे पास कौन सी आ जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है, ठीक है। पीछे एक हमने एक मिनट, फेरोमैग्नेटिक से पहले हम देखते हैं, मैंने एक चीज छोड़ दी यहाँ पर। आपके पास क्या आ गया है, x इज इक्वल टू C/T आ गया है, यहाँ पे C जो आपका क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक है। और आगे आपके पास एक और रिलेशन आएगा हमारे पास, chi इज इक्वल टू C/T - TC।
इसी को हम क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे, और ये हमारा क्यूरी वी से एक तरीके से रिलेशन है, हम वहां पर हम इसे यूज करते हैं। तो इसे आगे डिफाइन करता हूँ एक बार आपको, पहले हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है कि जो मेरे पास क्या कहते हैं, द एग्जिबिट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि इनका जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। कहने का मतलब क्या, जैसे हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और स्ट्रांगली उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपके मैग्नेटिक, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, फिर भी मैग्नेटाइज रहते हैं। आपने एग्जांपल देखा होगा कि जो आपके किसी ऑफिस के अंदर क्या होती हैं, जो पिन्स रखी होती हैं, ऑल पिन्स रखी होती हैं, आप उनमें एक पिन को क्या करोगे, आप उसमें से उठाओगे, मैग्नेटिक वो टच होके आती है, और जैसे आप उस पिन को दूसरी पिन से करोगे तो वो पिन भी उसके साथ बाहर आ जाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, परमानेंट डायपोल्स आर प्रेजेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, परमानेंट डायपोल इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस रहता है। पोजेसेस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल्स। origin of magnetism in ferromagnetic materials are due to spin magnetic movement. All spins are aligned parallel और in same direction. उसके अंदर हमने देखा था कि जो अलाइनमेंट होता है जो आपके स्पिन का, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, बट उसके अंदर भी नेट डायपोल मूवमेंट रहता है। और यहाँ पर जो डायपोल आपका जो अलाइनमेंट होगा, यहाँ पे जो अलाइनमेंट होगा वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन के अंदर रहेगा। हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता है वो क्या रहता है, सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइनमेंट रहता है। और इसके अंदर बहुत ही माइक्रो स्मॉल के अंदर क्या बन जाते हैं हमारे पास, एक ही एक्सिस के अलोंग क्या हो जाते हैं, आपके अलाइंड हो जाते हैं डायपोल मूवमेंट, और उसके कारण से क्या बन जाता है, इनका एक डोमेन बन जाता है। राइट, सारे डायपोल्स का मतलब एक ग्रुप हो जाता है, ग्रुपिंग ऑफ डायपोल, हम उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो origin for magnetism in ferromagnetic material are due to spin magnetic movement. All spins are aligned parallel and in same direction. When placed in external magnetic field, it strongly attract magnetic lines of force. The domains reorient themselves to reinforce the external field and produce a strong internal magnetic field that is along the external field. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारा क्या आता है, मोस्ट ऑफ डोमेन्स कंटिन्यूज टू बी अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या करें, अगर रिमूव भी कर देते हैं तो भी डायपोल जो क्या रहते हैं उसके अंदर आपके क्या रहते हैं, उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। दस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दीज मैग्नेटिक मटेरियल परसिस्ट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड डिसअपीयर्स। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम यूज कहाँ पे लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए लेते हैं। तो एग्जांपल्स इसके जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, नियोडाइमियम है, एंड देयर अलॉय आर यूजुअली हाईली फेरोमैग्नेटिक एंड आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, आपका F+CO+ निकल, ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम किस में लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट में यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्यूरीवीस लॉ आ जाता है। पहला तो हमारा क्या था, क्यूरी लॉ था। क्यूरी लॉ के अंदर क्या आता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और फेरोमैग्नेटिक क्या कहते हैं, आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, आप अगर देखें जीरो केल्विन में अगर देखते हैं, जीरो केल्विन अगर टेम्परेचर देखते हैं तो उसके अंदर आपका क्या आता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो आपका जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रिड्यूस होता है। ठीक है,
अब क्या है हमारे पास आ जाता है क्यूरी-वीस लॉ आ जाता है, ससेप्टिबिलिटी का ही रिलेशन है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने थीटा यूज किया है, बट अगर आपने रिमेम्बर करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी ओवर सी आप इसे लिख सकते हैं। और हेयर टी सी जो है वो मेरे पास क्या है, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं हम इसे, राइट। क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जब मेरा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको, इसका जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस होती जाती हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर क्या हो जाता है कि जो मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या आ जाता है कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। कहने का मतलब क्या है कि आपका इससे जो नीचे का टेम्परेचर होगा उस पर तो क्या रहेगा मेरा, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो इस टेम्परेचर से अगर नीचे रहेगा टी सी, जो क्या रहेगा मेरा टेम्परेचर टी सी से क्या रहेगा, नीचे रहेगा क्यूरी टेम्परेचर से, तब तो मेरा मटेरियल कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। और जब मेरा टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन टी सी हो जाएगा, तो क्या होगा, मेरा जो टेम्परेचर है वो कैसा, जो मेरा मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, यस और नो? यस सर। और यहाँ पर अगर देखें आपके पास जो आपका जो आयरन होता है, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू आपके पास अबाउट 770 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, जो आपका आयरन होता है। और सेकंड, अगर इसके अंदर मैं ग्राफ देखूं इनके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी और इस साइड मेरा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर यहाँ पे मेरा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मीन टू से दैट इन केल्विन हम लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बताया था, आप इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेना और प्लस 273 इसके अंदर ऐड करके। और यहाँ पर मैं एक आपका डॉट देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी सी आ जाएगा। तो जो टेम्परेचर आपको ससेप्टिबिलिटी पता है तो वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपकी रिड्यूस होगी विद टेम्परेचर। और यहाँ पर जो मेरे पास आता है, इस जगह पे जो मेरा टेम्परेचर आ जाता है, ये मेरा क्या आ जाता है, क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है। इधर मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इस साइड मेरा जो मटेरियल है वो कैसा है, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। अब हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आप डोमेन थ्योरी देखते हैं, हमारी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो डोमेन थ्योरी आती है, तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक डोमेन होता क्या होता है, अब मैग्नेटिक डोमेन इज अ रीजन विद इन अ मैग्नेटिक मटेरियल इन विच द मैग्नेटाइजेशन इज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इस प्रकार से एक स्पेसिमेन है मैग्नेटिक मटेरियल का, तो इसके अंदर क्या है, जो डायपोल्स हैं, मतलब यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइजेशन। कहने का मतलब क्या कि मेरे पास क्या आ जाए, मैंने जैसे इसके अंदर चार आपके पास क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए, तो इसके अंदर क्या हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। कहने का मतलब क्या है, फील्ड लाइन है वो पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, तो वो मेरा जैसे इसके अंदर ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, इसमें सारे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। दूसरा अगर डोमेन मैं लेता हूं तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अंदर जो मैं लेता हूं जो डोमेन है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, जो डोमेन किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में होता है वो क्या होता है कि ऐसा रीजन होता है यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती है उसके अंदर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। ठीक है, और ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन।
जैसे मैंने डायरेक्शन बनाई है, तो इन के अंदर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इसमें जो डोमेन होते हैं। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डायमैग्नेटिक था चाहे आपका पैरामैग्नेटिक था, तो उसके अंदर तो हम डायपोल की बात करते हैं कि उनका अलाइनमेंट देखते हैं, और जब हम फेरोमैग्नेटिक को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम डोमेन के अलाइनमेंट को देखते हैं। डोमेन के अंदर किस प्रकार का अलाइनमेंट है, और इसके अंदर जो नेट डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो जो किस कारण होता है, जो आपके डोमेन्स होते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स, उनका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होना आपका क्या कहलाता है, एक उसके अंदर नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, और क्या होता है हमारा जो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अप्लाइंग अ फील्ड चेंजेस डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन विद मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ग्रो। ठीक है, डोमेन स्ट्रक्चर मिनिमाइज एनर्जी ड्यू टू स्टे फील्ड्स। अब ये देखिए आप इसके अंदर डोमेन विद मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ग्रो व्हाइल अदर डोमेन श्रिंक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो कि अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है मेरे पास, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डोमेन है पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। जैसे ये वाला जो ग्रुप है इसकी डायरेक्शन ये आ गई है, इस वाले में इस साइड, इसके अंदर ये वाली डायरेक्शन। तो तीन चार मेरे पास यहाँ पे ग्रुप है, चार डोमेन है इसके अंदर अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर। अब क्या आ रहा है, मैग्नेटाइज्ड बाय डोमेन ग्रोथ। ठीक है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर अगर मेरा क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, मेरा जो डोमेन है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, जब इसके अंदर मैं मैग्नेटिक मटेरियल लगाऊंगा, और अगर एक डोमेन अगर मेरा ग्रो होता है तो दूसरा क्या होगा, इसके अंदर श्रिंक होगा। ठीक है, इनकी जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंग। और कौन सा श्रिंक होगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, ये वाले दो इसके क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। राइट, इन दोनों पे क्या होगा, इसका इफेक्ट नहीं होगा। और ये वाला जो आपका है, कोई कुछ पूछ रहा है, ये वाला जो डोमेन है आपका इसकी डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी ग्रोथ होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अगर इस डायग्राम में आप देखते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन रोटेशन है, तो डोमेन की रोटेशन के कारण भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। क्योंकि डोमेन के रोटेशन होने से क्या हो जाता है कि जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में हो जाता है, पर्टिकुलर जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में हो जाता है। और जब हम इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हटाते हैं, तो वापस उसी कंडीशन में आने के लिए एक टाइम लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ टाइम के लिए क्या रहते हैं, मैग्नेटाइज भी रहते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है हिस्टेरेसिस। दो प्रॉपर्टी आपने डोमेन देखा है, अब क्या आ जाता है, हिस्टेरेसिस आ जाता है। हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है उसके हम चारों ओर क्या करते हैं, कॉइल को लपेट देते हैं, और कॉइल को लपेट कर हम उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं। और करंट को इंक्रीज करने पे क्या हो जाता है, मेरा जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज आपका जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जहां हम कह देते हैं जो एच है, एच की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने पर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। राइट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो अब अगर हम इसमें हिस्टेरेसिस को देखें तो क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। It is a property of a ferromagnetic material which gives the relation between magnetization and strength of magnetic field is called hysteresis. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपका रिलेशन देती है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीज फ्रॉम 0 टू हायर वैल्यू। अब जैसे हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन होगा मटेरियल का वो क्या होगा, 0 से हाई वैल्यू तक इंक्रीज होगा। और जैसे ही हम रिड्यूस करते हैं,
डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के अंदर आपने देखा कि जैसे हम फील्ड को हटा देते हैं, फील्ड को हटाने का मतलब क्या है, पहले अप्लाई करने का मतलब क्या है, पहले तो एब्सेंट है, एब्सेंट होने का मतलब क्या, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, मैग्नेटाइजेशन जीरो है। और जैसे ही हम फील्ड को इंक्रीज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन जीरो से लेकर हाई वैल्यू तक जाता है। और उसके बाद में जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है। सेम उसी पाथ पे, किस केस में, आपके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में। बट फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता, फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे हमने उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्ने आपको जहां हमने मैग्नेटाइज किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो क्या होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, जीरो से हाई वैल्यू तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज होगा। और जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो क्या आना चाहिए था कि हाई वैल्यू से जीरो आना चाहिए था, उसी पाथ पे फॉलो होना चाहिए था। तो बट ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास इस प्रकार से मटेरियल है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, हम इसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो जैसे मैं मैग्नेटाइजेशन करता हूं, तो जीरो से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये वापस इसी पाथ पे आना चाहिए था, बट ऐसा ना होकर ये क्या आएगा, इस प्रकार से आपका दूसरे पाथ पर होगा। कहने का मतलब क्या, कि जैसे ही मेरा एच जीरो हो जाता है, एच जीरो हो जाता है, तो मेरा बी क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। ऐसा ना होकर मेरा बी यहाँ पर क्या होता है, नॉन जीरो होता है, कुछ वैल्यू अटेन करता है। इसी को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो द मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू हायर वैल्यू एंड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट रेफर्ड टू अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। इस पॉइंट पे क्या आ जाता है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा इसका जो आपका हिस्टेरेसिस लूप बना के दिखाऊंगा। व्हेन वी फर्दर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड एच, देयर इज नो फर्दर इंक्रीमेंट इन मैग्नेटिक मूवमेंट। व्हेन वी डिक्रीज मैग्नेटिक, क्यू पॉइंट आ गया है, पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए डायग्राम है आपके अंदर, हिस्टेरेसिस लूप है। तो हिस्टेरेसिस लूप के लिए हम क्या बोलेंगे कि इस पे दोबारा आते हैं, पहले हम इन पॉइंट्स को पढ़ के आते हैं वापस। कि व्हेन वी डिक्रीज, सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, जीरो से हमने क्या किया, हाई वैल्यू तक इंक्रीज किया। ठीक है, और उसके बाद में इंक्रीज करने के बाद में क्या हो गया कि जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है एक सैचुरेशन में आ गया, और उसके बाद में वो ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, व्हेन वी डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड एच टू जीरो, मतलब मैक्सिमम टू जीरो हम इसे रिड्यूस करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन एम अटेंड्स पॉइंट क्यू रेफर्ड एज रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन। फर्दर इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम जीरो टू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बिकम्स जीरो एट अ पॉइंट आर वेयर मैग्नेटिक फील्ड एच सी इज रेफर्ड एज कॉर्सिविटी ऑफ द स्पेसिमेन। दो वर्ड आ गए आपका, रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन और कॉर्सिविटी। अभी आपको डायग्राम में शो करता हूं, उसके अंदर ग्राफ में। इफ वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड एच इन रिवर्स डायरेक्शन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल रीचेज इट्स पीक पॉइंट एट वैल्यू एस। द एरिया ऑफ लूप इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। अब देखो डायग्राम के अंदर, हिस्टेरेसिस लूप के अंदर ये आपके पास डायग्राम है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब सबसे पहले किस किस के बीच में है हमारा, एम और एच के अंदर भी हम डायग्राम बना सकते हैं, और बी और एच के अंदर भी है। एच मेरा एक्सटर्नल फील्ड है, और एम मेरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है। इन दोनों के बीच के अंदर जो ग्राफ है, जो इनका वेरिएशन है, उसी को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। और जो हिस्टेरेसिस लूप क्या है, द लूप ट्रेस्ड आउट बाय मैग्नेटाइजेशन इन अ फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल एज द मैग्नेटिक फील्ड इज साइक्ल्ड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, जीरो है, एच मेरा जीरो है इनिशियली, और मेरा मैग्नेटाइजेशन भी जीरो है। अब जैसे ही मैं एच को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इसका, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर देता है। अब इसके बाद भी अगर मैं क्या करता हूं, एच को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाता है, मेरा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब जैसे ही अब क्या करता हूं, मैं एच को हटाता हूं, एच को हटाने का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से मैं जीरो लेके जाता हूं, मतलब वापस इस साइड डायरेक्शन में जाता हूं, तो मेरा मटेरियल इसी प्रकार से रिड्यूस ना होकर अनदर पाथ पर जाकर रिड्यूस होता है। और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एच जीरो हो गया है, एच जीरो हो गया, तो बट मेरा एम यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, और इस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ, रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन बोलता हूं, या इसे रिटेंटिविटी भी कह सकते हैं हम, इसको दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर इसको मैंने ए पॉइंट ले लूं, मैं इसे बी पॉइंट भी कह सकता हूं।
अब क्या होगा, अब देखो मैग्नेटाइजेशन मेरा जीरो नहीं हो रहा, तो मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एच को नेगेटिव वैल्यू के अंदर इंक्रीज शुरू कर दूं, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा फील्ड क्या होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस जगह पर एच की वैल्यू पर, एच सी कहेंगे इसको, और इस पॉइंट को मैंने सी से भी लिख सकता हूं मैं, तो मेरा सी पॉइंट पे आके मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मेरा मैग्नेटाइजेशन जो क्या हो गया है वो जीरो हो गया है। और अब मैं कह रहा हूं कि एच को और इंक्रीज करता हूं तो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, दोबारा से सैचुरेशन आ जाता है। फिर वही एच को इधर नेगेटिव मैक्सिमम से फिर मैं जीरो की ओर लेकर आता हूं, तो क्या होगा, मेरा जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है इसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया है, और मेरा जो मटेरियल है वो दोबारा से इसी पाथ को ना फॉलो करके दूसरे पाथ को फॉलो करेगा, और यहाँ पर एच को जीरो करने पर इस पॉइंट पे ई पर आ जाता है, राइट। और उसके बाद में क्या हो जाता है मेरा पाथ, फिर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो इस प्रकार से फॉलो करता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ तक। इस साइकिल के अंदर जो इसका जो एरिया आता है हिस्टैरिसीस लूप का, इसी को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, और इस लूप के अंदर जो एरिया आता है तो इसको जो कहते हैं वो एनर्जी होती है जो वेस्ट हो जाती है एक साइकिल के अंदर, मैग्नेटाइजेशन के एक साइकिल के अंदर, हिस्टैरिसीस लूप के अंदर, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, जो मेरे पास पॉइंट ओ बी आता है, जो ओ बी जो एम की जो वैल्यू आ रही है, इसको मैं कहता हूं रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन, और क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, रिटेंटिविटी क्या होती है कि इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड और एच बिकम्स जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे पास क्या आ जाती है, कॉर्सिविटी आ जाती है। कॉर्सिविटी क्या आ जाती है, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में आती है। ये वाला जो मेरा पॉइंट आता है, मेरी क्या है, कॉर्सिविटी है, ओ सी जो है वो मेरा कॉर्सिविटी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एच की वो वैल्यू यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जहाँ उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो जाता है। तो ये डेफिनेशंस होती हैं। ओ भी आपका क्या है, रिटेंटिविटी है, जहाँ रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन है, मतलब वो चीज एम की वो वैल्यू है जिस पर मेरा क्या हो, एच को जीरो करने पर ये वैल्यू रह जाती है, एच जीरो हो जाता है। और यहाँ पर जो मेरी कॉर्सिविटी है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एच की वो वैल्यू है जहां पर मेरा एम जीरो हो जाता है। क्लियर है ये डेफिनेशन? यस सर। नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारे सिलेबस में पार्ट में नहीं है तो हम इसे स्किप करते हैं। आगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो ये कंपैरिजन आ गया है आपके पास। अगर आप देखते हैं, आपका एक टेबुलर फॉर्म है, इसके अंदर बड़े अच्छे से आप इनको आप कर सकते हैं। आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो आपका कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है। इसके अंदर क्या हो जाता है, किस कारण से मैग्नेटिज्म होता है, इसमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सेकंड में क्या होती है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और थर्ड के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स होता है। तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। सेकंड में क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ मैग्नेटिज्म हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइजेशन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसके अंदर क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइजेशन होता है और सेम डायरेक्शन के अंदर होता है एक्सटर्नल फील्ड के। और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन हो जाता है फेरोमैग्नेटिक केस में। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, लो और नेगेटिव होती है। इसके अंदर लो बट पॉजिटिव होती है। नेगेटिव किसके लिए बोलते हैं, क्योंकि ये अपोज करता है। और यहाँ पर ये है क्या, वीक है, वीक के लिए लो बोलते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी बट पॉजिटिव रहेगी पैरामैग्नेटिक में, और इसमें हाई भी रहेगी और पॉजिटिव भी रहेगी। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ काई आ जाता है। जब मैग्नेटाइजेशन का आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के कारण, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये डायमैग्नेटिक ही रहता है। इसके अंदर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पर्टिकुलर ये भी क्या हो जाता है, पैरा से डाया भी हो जाता है अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे एक क्यूरी-वीस लॉ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाता है, मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। फिर क्या आ जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। लो आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है एक्सटर्नल फील्ड के। इसमें लो होता है बट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होता है। इसमें हाई होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 होती है, ये ग्रेटर देन 1 होती है, और वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है। ये 1 से बहुत बड़ी होती है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, जिंक, बिस्मिथ और एंटीमनी एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक आपके एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, सोडियम है, मैग्नीज है, एक्सेट्रा है। और फेरस, निकल, कोबाल्ट क्या होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये क्यूरी लो है, आप स्लाइड्स मैंने आपको शेयर कर रखी है, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लें। क्यूरी लो है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन फायर में कुछ मटेरियल्स आ गए, उनकी प्रॉपर्टीज आ गई है, एप्लीकेशंस हैं। आयरन की ही एप्लीकेशन है सारी, अलॉय ऑफ आयरन आ गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा आपके, है ना। हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, हिस्टेरेसिस लूप है, इसके अंदर आपके हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाते हैं। हार्ड जो आपके सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, इसके अंदर जो आपका रिटेंटिविटी क्या होती है, हाई होती है, और कॉर्सिविटी क्या होती है, लो होती है। इसके अंदर क्या होता है, कॉर्सिव फोर्स ज्यादा होता है और रिटेंटिव जो आपका जो रेसिड्यूल मैग्नेटाइजेशन होता है वो लो होता है। ये प्रॉपर्टीज है इनके, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सॉफ्ट और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। आई थिंक इतना काफी है। सर ये सिलेबस में है क्या हार्ड और सॉफ्ट वाला? नहीं, डेफिनेशन में अगर बाई चांस माइंड में कहीं आपके आ जाती है हार्ड सॉफ्ट, क्योंकि जब मैग्नेटिक मटेरियल की बात चलती है फिर सारा ही पढ़ना पड़ता है हमें, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल से लिखा है, बट आपके सिलेबस में एक पर्टिकुलर मार्क किया हुआ है, डाया, पैरा और फेरो। जो ओवरऑल हम जब पढ़ते हैं सब, तो सारा पढ़ना पड़ता है हमें। फेराइट भी पढ़ना पड़ता है, आयरन भी पढ़ना पड़ता है, उसके अलॉय भी पढ़ने पड़ते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट क्या होता है, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में आप देख सकते हो कंपैरिजन के अंदर, किसके प्रॉपर्टीज ही बताइए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताया गया है। कोई और इसमें टॉपिक देखते हैं अपना अगर है तो। मेरे माइंड में था कि आपको ये टॉपिक मैं करवाऊं, ये रह गया था, मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन रिले। नहीं, इनकी जरूरत नहीं है आपको, ये इंजीनियरिंग का आ गया है। तो इतना ही है ये हमारे पास। आज के लिए तो सर बहुत हो गया इतना तो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये आज का टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स का, है ना। तो होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू हैव गॉन वेरी वेल थ्रू दिस टॉपिक। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, कल से हम अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और कल देखते हैं क्या क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट वगैरह, कल मिलते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, टेक केयर, बाय। Thank you for conducting our class, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके ओके ओके, थैंक यू Have a nice day, थैंक यू। sir. आपको देखा नहीं है सर, तो क्या है मोटिवेशन थोड़ा महक, कम है सर। मैं क्या कह रहे आपसे हो? पूछ रही हूँ, डाउट पूछना है मुझे। वो एक हम्म मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या सिलेबस में, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको बताया था, है ना, कि उसके अंदर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। और मैग्नेटिक जो डायपोल होता है आपका, मैग्नेटिक डायपोल क्या आ जाता है, एन और एस, है ना। एक जो मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग जो लूप होता है वो क्या होता है, एक तरीके से आपका Yes, sir. मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेवियर करता है। इसी प्रकार से न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मोशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। अब ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, तो जो सर्कुलर पाथ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका करंट कैरिंग लूप की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ये भी आपका क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसके कारण जो आपका डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं। आपने देखा था आई और किसका रेशियो था, आई इंटू एल का, एम इज इक्वल टू, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ये तो आपका पोल स्ट्रेंथ आती है, और एम इज इक्वल टू क्या आता है आपका, एम इंटू एल, ये आपका डायपोल मूवमेंट आता है, ठीक है। ओके सर, तो उस कारण से उसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसमें हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया आपका जो कोई भी मटेरियल है। और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होने का मतलब क्या है, कि मटेरियल आपका क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया है।
जब आपका जीरो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तब क्या रहेगा, वो डीमैग्नेटाइज रहेगा, और जब आपका उसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है मटेरियल। ओके ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, आप खुद पढ़ना, तैयारी करना, अगर डाउट होंगे तो जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, जब व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर डीपली। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। हैव अ ग्रेट डे सर। ओके।